सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एक ट्वीट ने कल से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल मचाया हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहा कि उन्होंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए और इन बिल्स को उन्होंने अपने अमले के जरिए वापस भेजने का कहा और कई बार उनसे तस्दीक भी की कि ये बिल्स वापस जा चुके हैं या नहीं। अब इन बिल्स के कानून बनने के 27 घंटे बाद सदर मुमलिकत ने जब ये ट्वीट किया तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ हुआ, खासतौर पर वो सियासी जमातें जो कि पिछले दिनों हुकूमत में रह चुकी हैं। उनकी जानिब से सदर मुमलिकत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया कि जब आपका अपना अमला आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर आपको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। अब आज इस मामले पर सदर मुमलिकत ने एक कदम आगे और बढ़ाया है। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को एक ख़त लिखा जिसमें ये डिमांड की गई कि जो उनके सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उनकी खिदमात सदर मुमलिकत अपने पास नहीं रखना चाहते, उनकी खिदमात को वो वापस करना चाहते हैं और उनके बदले हुमैरा अहमद जो कि ग्रेड 22 की एक अफसर हैं उनको सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश सदर मुमलिकत की जानिब से की गई है। ख़त उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को लिख दिया। बहुत सारे इस ट्वीट से मुतालिक और सदर मुमलिकत के इस अमल से मुतालिक कानूनी आरा सामने आ रही हैं और माहिर क़वानीन इस पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है चूँकि बड़ा ही संजीदा और संगीन नौयत का मामला आगे चलकर हो सकता है। अगर तो सदर मुमलिकत ने जो कुछ कहा है वो सच है तो फिर उस बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ से आए, किसने किए, कैसे किए, क्या ये मामला है और सदर के बिल के दस्तखत के बगैर और उनकी मंशा के बगैर क्या कोई बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर सकता है या नहीं। इसी पर आज के प्रोग्राम में मिलेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खरुर रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मज़ीद मेहमान भी आगे चलकर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो सदर मुमलिकत ने कल ट्वीट किया उस पर पहला आपका रिएक्शन क्या था? एक तो जो बिल था उसको कानून बने अब कोई 27 घंटे गुजर चुके थे तो सदर ने ताख़ीर से ये ट्वीट किया, उन्हें इल्म नहीं हो सका था कि क्या सूरत हाल चल रही है, अपने अमले से वो इतने बेखबर थे कि उन्हें पता ही नहीं था उनका अमला क्या कर रहा है। क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट जब ये ट्वीट आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहला रिएक्शन यही था कि मामला गंद डालने का है और वो उन्होंने डाल दिया और इसके अंदर दो बातें हैं सीधी सी, एक तो उर्दू में ट्वीट किया और एक अंग्रेजी के अंदर किया। जो अंग्रेजी का ट्वीट था वो मगरिब के लिए किया गया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई के लिए किया गया, पाकिस्तान की रियासत का तमस्खर उड़ाया गया एक ऐसे मनसब की जानिब से जो सदर मुमलिकत का ओहदा है और साथ ही साथ वो एक न्यूक्लियर फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ से ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना ये यकीनन बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो अपने नीचे ज़ाहिर है सबॉर्डिनेट्स जितने हैं वो तो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आपने पहले आपको याद होगा कि जब तोशा खाना का मामला आया तो साबिक वजीर आजम ने बाकायदा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को जो है, जो कि इस टाइम पे एक मेजर जनरल ऑफिसर हैं, उनके ऊपर एक तोहमत लगाई जो बिल्कुल बेबुनियाद और उसमें कोई मेरे ख्याल में सदाकत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ यह है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे ही कोई गवाहान पेश करने होते तो वो पहले ही अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम दे देते, गवाहान की लिस्ट के अंदर दे देते, अदालत में सबमिट करते। ऐसा नहीं हुआ और सदर की जानिब से अब ये आया। खुद आज जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो कल से वावेला कर रहा है कि जब शाह महमूद का मामला आया तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब असद उमर को गिरफ्तार किया गया तो फिर सदर साहब को जो है वो याद आ गया। अब सदर साहब नीचे जो है वो माफी मांग रहे हैं। माफी किन लोगों से मांग रहे हैं? जाहिर है जो इस सीक्रेट एक्ट के हवाले से। बात ये नहीं है कि सीक्रेट एक्ट क्या है क्या नहीं है। देखिए बात ये सीधी सी है, क्या अमेरिका के अंदर पैट्रियट एक्ट नहीं बना 9/11 के बाद? और उसके अंदर तो बाकायदा इजाजत दे दी गई कि आप पूरी दुनिया में किसी को भी जो अमेरिका के मफाद के खिलाफ काम करता है या उसके राह के अंदर रुकावट डालता है उसको आप बेशक कत्ल कर दें। ये उनका है, ये वो मगरिब है जिसकी हम तकलीद करते थकते नहीं है। अब बरतानिया के अंदर इस टाइम पे ये एक्ट है कि आप किसी के घर पे, वो बरतानिया जिसके पास सिर्फ पुलिस के पास एक डंडा हुआ करता था, पिस्तौल रखने की भी इजाजत नहीं होती थी, आज उनके स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स फोर्सेस बनी हुई हैं जो बाकायदा किसी के घर पे भी बगैर वारंट के, बगैर टाइम बताए, बगैर कुछ किए वो छापे मारती हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को गैर मामूली जो मुश्किलात हैं उनका सामना है और खास तौर पे
वो तागूती ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर खुल खेल के एक दहशतगर्दी का खेल जो है वो रचा रहे हैं, उसके शाखसाने आप रोजाना देख रहे हैं। पाकिस्तान अफवाज के सिर्फ 450 अफसर और जवान अभी इस महीने जो इस साल का शुरू है उससे लेके आज दिन अब्दुल्ला साहब, जाहिर है कि ये एक्ट तो बनना ही था, इसको सदर मुमलिकत रोक भी नहीं सकते थे, और वो अगर एतराज़ लगाते भी तो ये वापस पार्लियामेंट जाता, फिर वहाँ से इसको अप्रूवल मिलती। लेकिन इन हालात में जब निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है और पार्लियामेंट नहीं है, तो फिर क्या इसके आगे किस तरह से ये अप्रूवल हासिल किया जा सकता था, क्या इसका प्रोसेस होता? ज़रा इस पर मैं सवाल रखता हूँ फ़खरुर रहमान साहब के पास सामने। फ़खर साहब, जब सदर साहब का एतराज़ लगकर कोई बिल वापस जाता है तो फिर उसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन अभी तो वो इजलास बुलाया भी नहीं जा सकता था। फिर सदर ने मौका क्यों गंवाया? वो जो 10 दिन का वक्त था उसमें अगर वो एतराज़ लगाकर वापस करते, फिर इस बिल की मंजूरी का क्या प्रोसीजर होता? देखें, आर्टिकल 75 जो है वो कानून साजी के हवाले से सदर के जो इख्तियारात हैं उसको डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल 75 में दो फेजेस हैं जिसमें कोई किसी भी बिल की मंजूरी जो है वो सामने आती है और वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाती है। 75(1) में जो है ये जारी रखिएगा। सिद्दीक साजिद साहब भी सीनियर तज्जियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं, बस ये मैं आपके में लाता, आप अपने पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, तो पहले मरले में जब सदर साहब को बिल भेजा जाता है मंजूरी के लिए, तो सदर साहब के पास 10 दिन होते हैं कि वो इसके ऊपर दस्तखत करके उसको वापस उसको मंजूर कर दें और वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन अगर सदर साहब जो है ऐसा नहीं करते और वो जैसा कि सदर साहब ने अपने ट्वीट में भी कहा कि उन्होंने ये बिल वापस भेजने के लिए कहा था अपने अमले को, और उसमें वो जो दस्तखत जो थे वो नहीं हुए। अब दो चीज़ें बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं इसमें। एक तो ये है कि अगर ये बिल जो है दोबारा से जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट से मंजूर होकर सदर के पास जाता और वो फिर 10 दिन में अगर इसकी मंजूरी ना देते तो ये ऑटोमेटिकली डीम टू हैव बीन जो है अप्रूव्ड हो जाता है, यानी कि ये तस्वुर कर लिया जाता है कि ये मंजूरी इसकी हो चुकी है और वो फिर लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन पहले मरले में सदर के दस्तखत ज़रूरी हैं, और ये डीम्ड का जो लफ्ज़ है यानी कि जो तस्वुर कर लिया जाता है कि सदर की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब आपने देखा कि इसके ऊपर जो वज़ारत कानून है उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें तो बिल जो था वो मौसूल ही नहीं हुआ। अब अगर बिल मौसूल नहीं हुआ तो फिर गज़ट नोटिफिकेशन जो था वो किस बुनियाद पर जारी कर दिया गया। लेकिन सदर के दस्तखत के बगैर अब क्योंकि असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो ये जो आउटगोइंग असेंबली थी उसकी जानिब से भेजा गया था। मतलब अगर सदर को रिजेक्ट भी करना है बिल को, एतराज़ भी लगाना है, तब भी उसके सिग्नेचर तो ज़रूरी है, आप ये कह रहे हो, फिर एतराज़ भी उस पर मेंशन हो, और अगर विदाउट सिग्नेचर है बिल तो फिर उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? देखें, वो पहले मरले में अगर दस्तखत मौजूद नहीं है और वो बिल जो है वो रिजेक्टेड तस्वुर किया जाएगा। ये 75(1) कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तान के जय्यद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वकला हैं, आप रिटायर्ड जजेस से भी सुप्रीम कोर्ट के पूछ सकते हैं, उनकी भी राय यही है कि ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के दो फेजेस हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि सदर अगर 10 दिन में मंजूरी नहीं देते तो वो वापस उन्होंने भेज दिया, तस्वुर किया जाएगा, और दोबारा से अगर उनको भेज दिया जाएगा तो 10 दिन में वो मंजूरी दें या ना दें तो वो कानून तस्वुर कर लिया जाएगा। यहाँ पे इस वक्त ये दो बिल जो हैं, आर्मी एक्ट में तरमीम और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस वक्त ये कानून की हैसियत नहीं रखते, ये वाज़े तौर पर है। अब ये आउट गोइंग असेंबली की जानिब से भेजा गया था, अब नई जो असेंबली आएगी वो इसका मुकद्दर का फैसला कर सकती है। इन बिटवीन जो केयर टेकर सेटअप है ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिद्दीक साहब, ये जो फ़खर साहब ने जिस तरह इस वक्त पूरे इस मसले को वजाहत से बयान किया, एग्री करते हैं आप भी कि ये दो मामला होता है, और अभी तो पहला मरहला था, ये 10 दिन के बाद फिर ये किस तरह से कानून बन गया, किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मिसकंडक्ट जो सदर के अमले ने किया है, क्या उन लोगों के खिलाफ भी आप समझते हैं किस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए, मैं 25 साल से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूं, और आर्टिकल 75 और उससे पहले 48 को भी पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है आम समरीज के हवाले से, तो 15 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर सवाल उठाना है। लेकिन जहां लेजिस्लेशन का मामला आ जाता है उसमें 75(1) उसको आप गौर से पढ़ लें, और उसमें मैं फ़खर साहब की बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा, ये दुरुस्त नहीं है।
वो जो तो इसकी वजाहत पेश कर रहे हैं। असल में 75(1) में जो 10 दिन का वक्त दिया गया है वो प्रेसिडेंट को इसी वजह से दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपनी सोच विचार करे। और जब एक चीज आई नहीं, आज भी मैंने कौमी असम्बली से चेक किया, सेनेट सेक्रेटेरिएट से चेक किया, मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई बिल जो है वो सदर की तरफ से मसूल नहीं हुआ। एक बकायदा समरी होती है, एक रूट होता है, जिस रूट के जरिए जो बिल भी जो हाउस प्रेसिडेंट को भिजवाता है वो उसके स्पीकर का या चेयरमैन सेनेट के उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, और फिर वो आगे पार्लिमानी अमूर से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर नीचे जो उसका अमला होता है वो उसको एडवाइस प्रेसिडेंट को भी देता है कि जनाब इसके अंदर ये आप इतराज कर सकते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं। वो जब वो बिल वसूल ही नहीं हुए तो उसको ये समझा गया कि जनाब सदर साहब को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। अब जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो आप पढ़ लें, दोनों के गजट नोटिफिकेशन जारी हुए, उसमें डीम का लफ्ज है, यानी कि प्रेसिडेंट ने ये तस्वर कर लिया जाए कि प्रेसिडेंट साहब का इसके ऊपर इतराज नहीं है। अगर इतराज है तो सामने आए, आज भी इतराज सामने नहीं आया, चले मेरे आपके सामने नहीं आता, प्रेसिडेंट साहब ट्वीट कर दें कि मैंने ये इतराज किया था और इस डेट को किया था। उस पे एक चीज है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से भी और आर्मी एक्ट के हवाले से भी, एक के ऊपर 11 तारीख है, क्योंकि वो 2 को गया था तो वो 11 तारीख को उसको गजट नोटिफिकेशन के ऊपर उसकी डेट दर्ज है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्योंकि 8 को गया था, 17 तारीख को उसके ऊपर था, वो 10 दिन पूरे हो गए, उसके जनाब 18 तारीख को उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये लिखा हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर, देखिए जॉइंट सेशन की बात तब आती है कि जब प्रेसिडेंट साहब ये देख लें कि ये एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने पास नहीं किया, या कोई तरमीम कर दी, फिर उस तरमीम को प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो वापस आ गई, फिर 10 दिन का उसमें लिखा हुआ है, उसमें अगर लफ्ज पार्लियामेंट आ गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मराद है, तो सेनेट की या कौमी असम्बली, अगर जिस हाउस ने उसको पास करके भेजा है और उसके ऊपर फिर इतराज आ जाता है, फिर गवर्नमेंट देखेगी, फिर गवर्नमेंट चाहे तो वो तरमीम को मान ले, गवर्नमेंट देखे तो ना माने। अभी 3 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने 13 बिल वापस किए, और 13 बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने वजूहात लिखी कि इस वजह से मैं इन बिल्स को जो है वो मैं वापस कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ। आज भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक जो बिल है वो प्रेसिडेंट ने वापस किया, उसके ऊपर तो सारा कुछ लिखा हुआ है। ये बकायदा ड्राफ्टिंग होती है, बकायदा कानून होता है, ये बिल्कुल ऐसी कोई, मैंने तो आज तक ये मैं अपनी 25 साल जो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग है ऐसा कोई रवैया तो देखा ही नहीं। अगर ये 10 रोज गुजर जाएं और सदर मुमलिकत फिर किसी बिल पर दस्तखत ना करें तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो बिल आगे मौसूल ही नहीं हो रहा वजारत कानून को? वो चाहे बगैर दस्तखत के उन तक पहुंचना तो चाहिए था, उन तक पहुंचती थी वो हार्ड कॉपी। देखिए वो जो एक टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर नहीं किया। अब पार्लियामेंट ये कहती है, नेशनल असेंबली और सेनेट ये कहती है कि जब प्रेसिडेंट के पास अगर 10 दिन का वक्त का तयन ना होता वो और बात थी कि फिर लफ्ज लिखा जाता है कि टेल द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, वहां पे अल्फाज नहीं है, वहां पर तो है कि, और ये कहते हैं कि इंग्लिश जुबान में कि जनाब अगर प्रेसिडेंट साइलेंट है, खामोश है, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की रजामंदी है, और यही पार्लिमानी रवायात है। अगर प्रेसिडेंट ने वापस भिजवाया, मैंने कहा ना चलो कल छुट्टी थी, परसों छुट्टी थी, आज सेक्रेटेरिएट खुला, आज मैंने सुबह पता किया, मैंने असेंबली से पूछा, सेनेट से पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास वापस नहीं आए, तो मैंने कहा जी कानून बन गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन गए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का कोई इतराज नहीं आया, प्रेसिडेंट साहब की जनाब से कोई समरी नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई, कोई उन्होंने फॉर्म नहीं किया, तो वो फिर बन गए। अगर इतराज आता विद इन 10 डेज फिर दोबारा वो उसमें जाता, फिर 10 दिन के अंदर दोबारा वो इतराज को दूर करके भेजते, या गवर्नमेंट कहती नहीं भाई आपका इतराज हम गलत मानते हैं। देखें एक चीज वाज़ेह करिए, एक चीज बहुत क्लियर है, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता। ये भाई वीटो की पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, सिग्नेचर की है, सिग्नेचर वो करेगा तो ठीक है। अगर वो टोटली 20 दिन का टाइम है, अगर इतराज करे फिर 10 दिन है, फिर अगर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मुझे मैं इतराज, फिर तो का इतराज भी खत्म हो जाता है अगले 10 दिन में, फिर तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। यहाँ पर तो पहले मरले पे भी प्रेसिडेंट ने इतराज नहीं किया, जब तो पहले मरले पे इतराज कर देता प्रेसिडेंट कि जनाब मुझे इस चीज के ऊपर इतराज है। वीटो पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जब एक हाउस जो है वो 342 का हाउस है, उसकी मेजोरिटी एक बिल पास करती है, कानून पास करती है, आप उसको कहते हैं मैं ये मुझे कबूल नहीं है, तो फिर आप उसको उसकी वजूहात बयान करते हैं, वो वजूहात भी आपने बयान नहीं की। और कल प्रेसिडेंट का जो अपना ट्वीट है 38 40 घंटे से बाद उनको याद आ गया, परसों सारा दिन मीडिया पे खबर चलती रही, क्यों उसी दिन तरदीद क्यों नहीं की?
आपका अमला मुलवस है, आज आपने सेक्रेटरी को आपने हटा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ आप कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं किए, दूसरी तरफ नीचे माफी मांगते हैं कि जनाब जिन लोग जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मतलब आप प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, खुद भी एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंट ने कि ये कानून बन चुका है। अदरवाइज गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क न लेती कि गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों करते। गजट नोटिफिकेशन का मतलब है फाइनल अथॉरिटी हो गई, एक्सेप्ट हो गया। अब जाहिर है सिद्दीक साहब, सवाल ही पैदा होता है कि ये जो पिछले 36 घंटे से पूरा एक एपिसोड चल रहा है, इसमें फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इंटेंट क्या थी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कानून साजी हुई है और इसके तहत आज ये पहला फैसला भी शाह महमूद साहब का वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। तो ये इंटेंट क्या आपको लग रही है पिछले 36 घंटे से, जब से ट्वीट आया? आप देखें हर कानून का माहिर, हर सियासतदान इस पर अपनी राय दे रहा है और अपने अपने मुतालबात इस मामले पर सामने रख रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई, किससे उन्होंने माफ़ी मांगी है? देखिए, प्रेसिडेंट साहब को तो असूलन तो अपने आप से खुद माफी मांगनी चाहिए। वो एक रियासत के प्रेसिडेंट हैं, ना कि वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट है। लेकिन उनके कुछ अरसे से जो मामलात चल रहे हैं, इससे पहले भी वो 13 बिल वापस कर चुके थे और 2 और 5 तारीख को तो बिल 10 दिन में वैसे ही मंजूर हो जाता है। तो फिर ये इनको 20 तारीख को करने की क्या जरूरत पेश आई? और फिर आखिर ऐसी ही क्या वजह है कि 4 दिन पहले जो एक मुलाकात होती है शाह महमूद कुरैशी की, और उसके अंदर बैरिस्टर अली जफर भी होते हैं और रऊफ हसन भी होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर के ऊपर एक ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है जिसके अंदर नॉर्वे के, EU के और कनाडा के और अमेरिका के सफीर मौजूद होते हैं। उसकी मौजूदगी में वहाँ उसके बाद ये सारा डेवलपमेंट होना, ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये असल में इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। और ये जो एक कानूनी इब्हाम पैदा किया जा रहा है और ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है, ये इवेंचुअली इसको पूरी कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इतना ज्यादा संगीन बहरान खड़ा हो जाए जिसके नतीजे के अंदर जो है वो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस जो है उनको दावत देने का ये एक बहाना है। अब मसला यह है कि इसी की बात आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े कानून वाले हैं, उनकी सास मोहतरमा ने भी ये कही, उनकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो मार्शल लॉ लगाते ही नहीं है। अब ये तो ऑडियो लीक मौजूद है। अब मसला यह है कि प्रेसिडेंट साहब क्या इसका फोरेंसिक करवाना चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट जिसके वो दस्तखत की बात हो रही है, क्या उसको साइन कराना चाहते हैं? क्या ये मालूम नहीं है कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जितना भी जो कुछ हो रहा है वो एक डॉक्यूमेंटेड चीज होती है, रजिस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा जाता है, इनकमिंग डाक आती है, आउटगोइंग डाक जाती है, और ये कोई मामूली बातें नहीं है। इनकी बाकायदा और जो तस्वीर हैं वो तक ली जाती हैं ताकि ये रिकॉर्ड महफूज रहे। ये सारी बात जो है ये बहुत गौर तलब है, इसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल पैदा जिससे पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया जाए पूरी दुनिया को, मगरिब की दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो एक ठीक है। और अब ये भी देखना कि अभी क्योंकि निगरां हुकूमत नई नई आई है, अभी तो उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब इस मामले ने सर उठा लिया है, तो वो अब इस मामले से किस तरह निपटते हैं और फिर आगे इलेक्शन की तैयारी किस तरीके से करते हैं। आगे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला भी अब बहुत तेज़ी पकड़ गया और उस पर भी बहुत सारी मुशावरत की जा रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं क्या शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है और कब ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली को तहलील हुए अब 12 दिन गुजर चुके हैं। 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगले इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है, लेकिन अब जो लिस्ट दी गई है हल्का बंदियों के पूरे प्रोसेस की, वो 14 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। इसका मतलब कि आने वाले 4 माह में और उसके बाद भी अगले 2 से 3 माह में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। तो अब अगर इतनी ताख़ीर से इलेक्शन होंगे और ये हल्का बंदियों के तहत ही होंगे तो फिर किस सियासी जमात को इस पर एतराज़ होगा, किसको नहीं होगा। चूँकि हम जितनी भी सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, 60 से 90 रोज़ में होने चाहिए। बज़ाहिर तो ये बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये तमाम सियासी जमातें इलेक्शन का इनेकाद चाहती भी हैं या नहीं, यही सवाल रखते हैं फ़खरुर रहमान साहब के पास। फिर बाकी पैनलिस्ट से भी इस पर उनकी राय लेंगे। तो फ़खर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो शेड्यूल अपना दिया है नई हल्का बंदियों का, वो तो 14 दिसंबर के बाद दरअसल फिर वो ऐलान करेंगे कि इंतखाबात की डेट क्या है, कब होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, फरवरी की कोई तारीख होगी, मार्च की कोई तारीख होगी? और जब तक ये तमाम सियासी जमातें चुपचाप
बैठी रहेंगी, खामोश रहेंगी, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे मुल्क में? देखें, जहाँ तक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस के इनेकाद का मामला है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लिप सर्विस जो है वो बयानात आए, और इसमें लोअर कैटेगरी की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से बयानात आए हैं। क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था, उसके अंदर जो कंपोजिशन है उसमें 2 वज़राए आला जो थे वो केयर टेकर्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसमें केयर टेकर्स जो हैं वो परमानेंट होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमातों की तरफ से पिटिशंस आती हैं और ये मुकर्रर हो जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है वो तो बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ था उसका जो फैसला था उसको कालअदम करार देने की इस्तदा भी की है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन से आगे जाने का कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा। इससे पहले जो केपीके और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो जस्टिस मुनीब का डिटेल रीजनिंग आई है, कोई 28 या 30 सफ़ात की, उसके अंदर आर्टिकल 254, आर्टिकल 220, आर्टिकल 218 और आर्टिकल 224 जो है इसके हवाले से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह से उसकी तशरीह कर दी है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 254 जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने पहले 10 अक्टूबर की डेट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह से इस मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। इसी तरह से इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके अंदर सेक्शन 57, 58, 59 उसके अंदर जो हार्मनी है, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पर बता दिया है। और आखिरी पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी करा चुका है कि वो इलेक्शन एक ही दिन में कराने के लिए तैयार है, और अटॉर्नी जनरल ने अलग से इसकी यकीन दहानी कराई थी। तो इस वक्त पुराने ही अटॉर्नी जनरल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कब पटिशन दायर करती हैं इस हवाले से। ठीक है, तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आगे सदर मुमलिकत की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, सेनेट इलेक्शन होने हैं, अगर उस वक्त तक ये इलेक्टोरल कुराज नहीं बन पाता, मुंतखब हुकूमत कोई नहीं आ पाती, तो बड़ा एक आइनी बहरान मुल्क में पैदा हो सकता है। फिर सियासी जमातों को इसकी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर कोई फिक्र नहीं नज़र आ रही है। वकीलों को वकील तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, वो अदालत भी जा रहे हैं, लेकिन वो बराह रास्त स्टेक होल्डर तो नहीं है। मुंतखब होकर ऐवानों में नहीं जाना है, जिन लोगों को जाना है वो इस वक्त कहाँ सोए हुए हैं? देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये 3 दिन पहले असेंबली इसलिए तोड़ी थी क्योंकि आपने ये कहा था कि जी क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप तब ये भी बात कर रहे थे कि अगर वो असेंबली 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाना था तो फिर 3 दिन पहले तोड़ने का मकसद क्या था। जबकि एक तरफ जो है वो कहा जा रहा था कि जब तक सेंसस नहीं होंगे, और सेंसस के लिए तमाम जो पीडीएम की जमातें थीं वो इस बात के ऊपर रजामंद हो गई थी कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, 1.5-2 महीने अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो हो जाते हैं। तो फिर इस सब का ये जो एक्सरसाइज थी ये क्यों फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी? इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं था। इसके पीछे क्या राज है? अब ये चंद दिन के बाद देखें ना, जब हुकूमत में होते हैं और बयानिया होता है, हुकूमत के बाहर आते हैं और बयानिया हो जाता है। आपको याद होगा रज़ा रब्बानी जो थे वो बिल फाड़ रहे थे, चीजें कर रहे थे, और वहां आखिरी दिनों में बहुत सारी बातें कर रहे थे। बिलावल साहब जो है जाते जाते कह गए कि हम 16 महीने में नाकाम हो गए। उन्होंने मलबा जो है जरदारी नवाज शरीफ के ऊपर डाल दिया। अब जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है, शायद खाकान अब्बासी साहब का बयान सुने, वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की जान छूट गई हम लोगों से। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो दूसरी तरफ जो है वो उम्मीदवार भी थे। एक तरफ वो अपना ग्रुप बना के बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जो है जब उनके निगरान वजीर आजम का नाम आ रहा था तो उन्होंने कहा जो पार्टी फैसला करेगी वो मैं करने के लिए थे। यानी कि ये सब बी टीमें थी। असल बात यह है कि और आपको 15-20 दिन के बाद नजर आएगा कि रियासत मुखालिफ बयानिया जो है उसके अंदर पीडीएम की जमातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ये लग रहा है कि ये एक ग्रैंड अलायंस बन जाएगा और ये पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बनेगा। और इसके अंदर जैसे माजी के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, आपको इसी तरह से जो है इसके अंदर तमाम जो
समेत पीटीआई के, ये तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नजर आएंगी। इनके मकसद कुछ और हैं। देखिए, हकीकत यह है कि ये निज़ाम फेल हो गया है और इस निज़ाम के अंदर अब आपको कोई खैर नहीं मिल रही। आम आदमी इस निज़ाम से जो है वो बिल्कुल नाला है, तंग है, वो यहाँ तक आ गया है, महंगाई का तूफान ला के खड़ा कर दिया। इसके अलावा जो कानून है वो गरीब के लिए और अमीर के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए पूरा जो होल सिस्टम स्टैंड जेपरडाइज टुडे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आपको एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाना है। और ये निगरान हुकूमत जो आई है, आप इसके अंदर लोगों को देखें, काबिलियत की बुनियाद के ऊपर है। वजीर आजम जो है उनके ऊपर भी मेरे ख्याल में बड़े वो काबिल आदमी है, और ये लग ये रहा है कि ये तूल पकड़ेगा निजाम। और ये रियासत और पाकिस्तान के अंदर हमने जो देखना है कि हमने सियासत को बचाना है या रियासत को बचाना है। इसलिए हमें ठीक है, चलें अब्दुल्ला साहब, अब देखते हैं कि ये निगरान हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ी काबिल हुकूमत है, वज़ीर आज़म से लेकर पूरी काबीना की काबिलियत पर यकीनी तौर पर कोई शक नहीं है। तो सिद्दीक साजिद साहब, अब ये आवाम को किसी की ज़ाती काबिलियत से तो कोई लेना देना नहीं होता। पहला फैसला हुआ, 17.5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, अभी ये सदर वाला मामला चल रहा है। निगरान हुकूमत के लिए आगे भी बड़े बड़े चैलेंजेस आने हैं। अभी जब ये 60-65 दिन गुजर जाएंगे, फिर जब 90 दिन पूरे हो रहे होंगे, तो फिर शायद सारी सियासी जमातें शोर मचाएं। तो ये आपको लग रहा है कि जो आगे बहरानी कैफियत पैदा होनी है, चाहे वो मुआशी एतबार से हो, चाहे वो कानूनी एतबार से हो, उसके हल मौजूद होंगे निगरान हुकूमत के पास? बेहतर अंदाज से चला सकेगा इस सेटअप को? देखिए, ये नहीं है निगरान हुकूमत, इसके लिए चैलेंजेस भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी चैलेंजेस है, फिर आवाम को रिलीफ किस तरह देना है, और ये तो डे टू डे अफेयर से चला सकते हैं। अब जितनी की कानून साजी पिछली हुकूमत करके गई, उसमें ज्यादा से ज्यादा इनको इख्तियार ये दे गई कि जो इन्होंने के ये जो जारी मुआहदे हैं, उसका खास तौर पर IMF वाला मुआहदा, उसके ऊपर ये अमल दरामद जो है वो कर सकेंगे। और उसके तहत तो उन्होंने अपना जो एक सीधा सा जो एक बयानिया था वो दिखा दिया हमें। ये जो आपने अभी बात की है 17.5 रुपए वाली, फिर कहा कि ना हम कोई सब्सिडी देंगे और ना ही हम IMF का जो मुआहदा है उससे इनहराफ करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो यूटिलिटी स्टोर है, जहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत ही सब्सिडी मिल जाती थी, कल यूटिलिटी स्टोर ने यकदम जो है वो हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया। यानी कि यूटिलिटी स्टोर पे 20 किलो जो आटे का थैला है, उसकी कीमत तो आम मार्केट के मुकाबले में भी बढ़ गई 20 रुपए। इससे आप अंदाजा लगा लें। वो कह रहे हैं जी हम सब्सिडी नहीं दे सकते। अब उनका क्या है, निगरानों का, ना वो आवाम के नुमाइंदे हैं, ना वो इलेक्टेड है, ना वो तो जो उनको जो आएगा पीछे से वो आगे से पास ऑन करते जाएंगे, और वो उसकी कमिटमेंट भी वायलेशन भी जो है वो नहीं कर सकते। तो ये तमाम सब जो सिचुएशन है, आने वाले दिनों में आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आने वाले दिनों में इनके लिए क्राइसिस बढ़ेगा। अब आप देख लें, रोजाना के हिसाब से डॉलर 2 रुपए ऊपर जा रहा है, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी, और ज़ाहिर है वो एक और महंगाई की बड़ी वजह बढ़ेगा। फिर आप देख लें कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो है वो बढ़ा दिए, उसका भी आवाम के इम्पैक्ट पड़ना, ना मेरे पर आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये वो वाली चीजें हैं जो जिसका इन निगरानों को तो कोई एहसास नहीं होना। वो तो कहेंगे कि हमने तो पॉलिसी में तसलसल रखना है, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दिलाना है, ये करना है वो करना है, लेकिन अवाम का जो बुनियादी तौर पे एक उनका वो हक होता है, और हर जो हुकूमत उसकी कोशिश होती है कि उसको हम रिलीफ दें, वो उनको बेचारों को हक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तो हमें बिल्कुल उसके लिए इनके पास जो है वो कहाँ से फैसला करेंगे, वो कहेंगे हम कहाँ से पैसा लाएं, पैसा है नहीं, कर्ज मांग कर मुल्क चला रहे हैं। तो किस तरह की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। सिद्दीक साहब, इसका मतलब जितना लंबा ये निगरान हुकूमत चलेगी, उतना जो PDM के दौर में लोग महंगाई से परेशान थे, तो वो PDM का जो एक फेस था, वो जो उनके ऊपर पूरा मलबा गिरा, वो साफ होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये सवाल फ़खर साहब के सामने मैं रखता हूँ। फ़खर साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब खत्म हुई, PDM आई, तो लोग उस वक्त भी महंगाई से बहुत परेशान थे, लेकिन थोड़े अरसे में PDM ने इतनी महंगाई कर दी कि लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की महंगाई को भूल गए और PDM के मुतासरीन बन गए। तो अब यही कुछ इस निगरान हुकूमत के साथ होने वाला है कि लोग अब मुतासरीन बन जाएंगे इस निगरान हुकूमत के, और PDM की हुकूमत उन्हें बेहतर लगेगी इसके मुकाबले में। देखें, जो सिद्दीक सादी साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल PDM की हिकमत अमली यही थी कि IMF के साथ मामलात को ज़रा लंबा खींचा जाए, और उनका जो 16 महीने का टेन्योर है वो जब अपने अख्तिताम के करीब होगा तो उस वक्त ये मामलात किए जाएँ, ताकि जो बिजली की कीमतों में इजाफा होना है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है, मज़ीद जो IMF की शराइत के तहत कीमतों में इजाफा करना है,
वो निगरान सेटअप जो है उसके ऊपर आए और फिर उसके हवाले से जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो निगरान हुकूमत के ऊपर डाले जाएं और फिर एक बयानिया जो है वो तैयार किया जाए। लेकिन जो निगरान सेटअप है, इन्होंने इनके सामने जो माशी चैलेंजेस हैं वो इतने गंभीर किस्म के हैं कि उसको टैकल करना जो है, मिसाल के तौर पर जो SIFC तश्कील दी गई है मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शोबों में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, उसमें भी आपको खातिर खा जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम जो माहिरीन का कहना है कि 2 या 3 साल का अरसा जो है वो दरकार होगा, कहीं जाके आप जो है ना वो ज़राअत के शोबे में मिसाल के तौर पर आप अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे। तो ये इस दौरान जो है वो पैसे कहाँ से आएंगे, मईशत को कैसे संभाला दिया जाएगा, जबकि आपके मुल्क के अंदर रेवेन्यू जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट से आता है और इंडस्ट्री जो है वो आपकी सुकड़ गई है और लोगों की जो अपनी आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि कीमतें खरीदनी है, तो बिजली की कीमतों की वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो चीज़ें लॉस की तरफ जा रही हैं। इसी तरह से आपने देखा कि जो आउटगोइंग हुकूमत थी PDM की, 18 खरब रुपए के उन्होंने इंटरनल कर्जे जो थे वो लिए हैं। अब ये सारा कुछ जो है सर्कुलेशन, इसको आप सर्कुलर डेट कह लें, इसको आप जो बैंकों से कर्जे लिए गए हैं वो कह लें, लेकिन इसका ओवरऑल मईशत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे उतनी जल्दी जो सरमायाकार है, चाहे वो बैरूनी या अंदरूनी है, उसको पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम नजर आएगा, जिसका पहला इंडिकेटर आपको स्टॉक एक्सचेंज पर नजर आएगा। जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अगर ये जो बयानात दे रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शंस के, ये इतनी ही नेक नीति रखते हैं, इतने ही अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें और इनको इनकी सिंसेरिटी पता चल जाएगी। सिर्फ ये बयानात दे रहे हैं ताकि पब्लिक कंजम्पशन जो है वो हो जाए। तो जी हम तो 90 दिन में कमीशन का जो पूरा एक शेड्यूल है वो आए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो अब्दुल्ला साहब क्यों अभी तक ये लोग अदालत नहीं गए? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो मानने वाला नहीं है, उन्होंने वो तो अपने तौर पर सारी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बड़ी सुस्त रवि के साथ वो काम कर रहे हैं, वरना अब तक 12 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता था। उनकी इंटेंशन तो नहीं है कि 90 दिन में वो सारे मामला मुकम्मल करें, और सियासी जमातें भी बड़े इत्मीनान से बैठी हैं, तो फिर ये जो इस पर जो एक मुआशी क्रंच आगे आने वाला है, इसको सिर्फ निगरान हुकूमत के ऊपर ही डालना है, मकसद यही है इलेक्शन देर से करवाने का और सियासी जमातों की खामोशी का? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि ये लोग खामोश इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि ग्राउंड के ऊपर इनके होमवर्क नहीं हुआ और स्पेशली जो जिस तरीके से अभी बात की गई कि 18 खरब का जो हमारे ऊपर कर्जा जो है चढ़ा के चले गए हैं, अभी ये जो सारा हमारा डेट है ये तो अवाम ने पे करना है और अवाम के अंदर ये इनकी पजीराई तो नहीं हुई। देखे ना, बिजली को कहाँ पहुंचा दिया, गैस को कहाँ पहुंचा दिया, आपके जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको कहाँ ला के खड़ा कर दिया, आपकी सिक्योरिटी सूरत हाल को कहाँ ला के खड़ा कर दिया, आपके जो बैरूनी आपके जितने भी खारजी अमूर हैं उनको आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इनको टाइम चाहिए, ब्रीदिंग टाइम जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये अपने आप को देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो PTI है वो कहाँ स्टैंड करती है, उसके जो सरबराह हैं उनका कितना लंबा टाइम जो है वो बिहाइंड बार्स गुजरता है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको ये कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि देखें, इलेक्शन या ना इलेक्शन, बात ये नहीं है क्या जब इलेक्शन में हालात साजगार थे और जब हुकूमत चली गई थी तो क्या लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या पाकिस्तान के? लेकिन अभी देखें ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि जो हुकूमत है निगरान है या कोई और है, यही लोग अगर इलेक्शन लड़के आए तो फिर क्या इनके दिमाग तब्दील हो जाएंगे या कोई इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा या वो जापान से दिमाग आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, यही लोग होंगे। लेकिन इनका मैंडेट क्या है? असल ये मसला है कि क्या निगरान हुकूमत को अगर ताकत मिलेगी फिर तो वो बड़े बड़े फैसले कर सकती है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक दिन के अंदर होता नहीं है, इसी तरह से मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एक दिन में निकलते नहीं है और जो निकलेंगे उस पे वक्त चूंकि बहुत कम है। अब्दुल्ला साहब बस चाह रहा हूं कि आखिर में 30 सेकंड का एक क्लोजिंग रिमार्क सिद्दीक साजिद साहब भी दे दें। सिद्दीक साहब, इसका मतलब कि निगरानों के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है, रिलीफ बहुत कम है, ये आ तो गए लेकिन अब ये कांटों की सेज पर बैठ गए ये अगले 3-4 माह के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। देखिए ये और आने वाले दिनों में और ये गंभीर सूरत हाल पैदा होगी, इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? आलमी मंडी में तेल की कीमतें तो मजीद बढ़ती चली जा रही है। अब तो लोगों ने यहीं तक कहना शुरू कर दिया कि 300 ये क्रॉस कर जाएगा।
तो उसके बाद डॉलर जो है वो आपका इंटरबैंक में 300 क्रॉस कर जाएगा। तो फिर बताइए जो आवाम की कुव्वत खरीद जो पहले जवाब दे चुकी है। और आप यकीन मानिए कि जो अब तो लोग बेचारे ये भी सोच रहे हैं कि हमें कोई अफ्रीका का मुल्क मिल जाए, वहां पे चले जाएं। इतने लोग जो है बेचारे तंग आ गए, वहां पे जाकर लोग इस वक्त बाहर जाने की बात कर रहे हैं और लाखों की तादाद में पिछले लोग बाहर गए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, फखरुर रहमान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। ये इस वक्त सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि इलेक्शन कब होंगे, 90 दिन में नहीं होने जा रहे, लेकिन इस पर तमाम सियासी जमातें हैरान कुन तौर पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।